Hey everyone, welcome back to my channel Physics with Varnika। तो आज है लेक्चर नंबर 6 ऑफ लॉज ऑफ मोशन सीरीज, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाने वाली है इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद में। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले पहले तो देख ले ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में ये मोमेंटम क्या है, ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो एज वी डिस्कस्ड बिफोर, लीनियर मोमेंटम जिसे हम p से डिनोट करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो वी कैन से किसी भी बॉडी का मोमेंटम डिपेंड करता है उस बॉडी के मास और वेलोसिटी पे। इसको हम डिनोट करते हैं p से, एंड p इज इक्वल्स टू mv, बॉडी का मास और उसका वेलोसिटी। जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। चलिए, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं और बीच बीच में मैं ये डिस्कस करती भी रहूँगी कि क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब ज़रा ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो ये क्या बोल रही है, ये कह रही है द टोटल लीनियर मोमेंटम, यही लीनियर मोमेंटम p is equals to mv of an isolated system। what is this isolated system? isolated system क्या होता है? तो देखिए, पहले समझते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ऐसा कोई भी सिस्टम जो किसी भी बाहर की बॉडी से या बाहर की किसी भी चीज से डिस्टर्ब ना किया जाए जा सके, दैट इज आइसोलेटेड। मतलब ना तो उसका बाहर से कोई कांटेक्ट है, और ना अंदर से बाहर कोई कांटेक्ट है, ना बाहर से अंदर कोई कांटेक्ट है। मतलब वो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसे तो समझ में नहीं आने वाला है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे, एक थर्मोफ्लास्क बॉटल जो होती है, ठीक है, इसके अंदर मैंने गरम गरम पानी भर दिया, ठीक है। अब बाहर चाहे ठंड हो रही हो, चाहे गर्मी हो रही हो, अंदर के जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उन पे इनके टेम्परेचर का, मतलब बाहर के टेम्परेचर का कोई असर नहीं होगा। ना ही बाहर के किसी टेम्परेचर पे अंदर की किसी बॉटल के, मतलब पानी का, गर्म पानी के हॉट टेम्परेचर के मॉलिक्यूल्स का असर होने वाला, राइट। तो ये जो सिस्टम है, बॉटल के अंदर का जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब इस सिस्टम का बाहर से कोई मतलब ही नहीं है। बाहर कुछ भी हो रहा हो, बर्फ पड़ रही हो चाहे आग लग रही हो, अंदर जो पानी अगर ठंडा है तो वो ठंडा रहेगा, गर्म है तो वो गर्म रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज नॉन एज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्या बोल क्या रहा है। ये कह रहा है द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हम समझ ही चुके हैं, ठीक है। इट विल रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर कोई बाहरी फोर्स फोर्स ठीक है, कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती है, तो ये जो सिस्टम है ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। अब इसको जरा ध्यान से समझते हैं, ठीक से समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं प्यारा सा, ठीक है। तो सपोज आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो जिम जाने के बड़े शौकीन होंगे, ठीक है। तो सबको पता होगा कि भाई वेट लगाने जाना है, वेट लगाना है मुझे, ठीक है, मसल्स बनानी है मुझे, वेट लगाना है, ठीक है। तो क्या है कि हमारे पास में क्या है, एक सिस्टम है, और वो सिस्टम क्या है, ये आपका जिम, ठीक है। ये आपका जो जिम है, ये आपका एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम में बाहर का कोई मतलब नहीं, इस सिस्टम को बाहर से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब जिम करने के लिए आए हैं, सब मसल्स गेन करने के लिए आए हैं, उन्हें बाहर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टम कैसा है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब बाहर से कोई मतलब नहीं रखना है। अब क्या है, सब वेट लगाने के लिए आए हैं। तो हमारे पास पे दो रोड है, मतलब बहुत सारी रोड है, पर हमने तो इस सिस्टम के अंदर दो ही रोड रखी हुई है, ठीक है। हमने एक सिस्टम कंसिडर किया है, उसके अंदर दो रोड है। अब बहुत सारी रिंग्स है, ठीक है, जिनका अलग अलग वेट है। ऑल राइट। तो क्या है कि जो फर्स्ट रोड है, मैं उसको यहाँ ले लेती हूँ और उसका कलर भी चेंज कर लेती हूँ। तो ये सपोज हमारे पास फर्स्ट रोड है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ 5 kgs की रोड है, कुछ 10 kgs की भी रोड है, सॉरी रोड नहीं, रिंग्स है, ठीक है। अलग अलग वेट की रिंग्स है। तो मैंने कहा कि सपोज जो हमारे पास ये 5 kg की रिंग्स है, ये एक हमने यहाँ पे रख दी, एक हमने यहाँ पे डाल दी, ऑल राइट। और एक और डाल दी, 5 kg, 5 kg, अगेन 5 kg, 5 kg। मैंने कहा कि मैं तो एक 10 kg की भी डाल रही हूँ, और 10 kg को मैं रेड कलर से दिखा दे रही हूँ, तो मैंने एक 10 kg की भी डाल दी, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया भाई, देखो, ये हो गया 10, ये भी हो गया 10,
और ये हो गया आपका 5, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ठीक है। तो 5 5 10, 5 5 10 अगेन 20, 30, 40। तो अपने पास टोटल वेट जो हो गया वो हो गया 40 kg। अभी सेकंड रोड भी है अपने पास, उसको मैं इससे दिखा दे रही हूँ, राइट। तो ये मेरे पास सेकंड रोड है, और इसमें क्या है मेरे पास, ये 10 kg के दो रिंग्स हैं, 10 kg के दो रिंग्स हैं, और सपोज 5 kg का ये एक ही रिंग है, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया 5, ये 10, ये 10, ये 5, ये 10, ये 10, ठीक है। तो मेरे पास हो गया ये 50 kg। तो मेरे पास टोटल इस सिस्टम के अंदर टोटल वेट कितना है, 90 kg का वेट है भाई, ठीक है। अभी क्या है कि पर्सन ए है जो कितना वेट उठा रहा है, 40 kg का वेट उठा रहा है, और एक पर्सन बी है जो कितना उठा रहा है, 50 kg का उठा रहा है। अब ये आपस में ही अपने वेट एक्सचेंज कर रहे हैं, ये कह रहा है कि भाई मेरे को तो ज़्यादा उठाना है, तू एक काम कर मेरे को रेड वाली दे दे, ठीक है। सिस्टम ए ने कहा। तो अब ये जो सिस्टम ए है, इसने बी से कहा कि ना अपनी रिंग्स हम एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम मेरा एक 5 kg वाला रिंग दे दो और मेरे को तुम 10 kg वाले रिंग्स दे दो, ठीक है। तो उसने कहा कि ऑल राइट फाइन, जितने भी रेड है वो तुम रख लो, जितने भी ब्लू है वो मैं रख लेता हूँ। तो इधर इसने रेड वाले तीनों ले लिए, इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया। तो ये हो गया 10 10 10 अगेन, 10 अगेन। तो समथिंग लाइक 60 kg का वेट अब ए उठा रहा है, उसके अंदर ज़्यादा मोटिवेशन आ चुका है। सिमिलरली बी ने कहा कि सारे ब्लूज मैं ले रहा हूँ, तो ये ब्लू 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 अगेन। तो इट्स लाइक समथिंग 15 15, और ये कुछ इससे आधा यानी कि 30 kg का वेट उठा रहा है। पहले तो 50 का उठा रहा था, पर कह रहा है आज मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ तो 30 kg का उठा रहा हूँ। तो वी हैव टोटल 60 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 90, और पहले भी अपने पास 90 था, 40 प्लस 50, राइट। तो हमें क्या देखा कि ये लोग आपस में तो एक्सचेंज कर रहे हैं अपना वेट, लेकिन इनका जो टोटल वेट है, सिस्टम का जो टोटल वेट है वो कितना है, 90 kg ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो उतना का उतना ही रहने वाला है। तो यहाँ से हमने कहा कि जो टोटल वेट है वो क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्व है। अब रोड की जगह हम क्या ले रहे हैं, अब मतलब ये जो रिंग्स हैं, बॉड ए पर्सन बी की जगह अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, अब हम कंसीडर कर रहे हैं बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है। अब जरा मोमेंटम वाली दोबारा से डेफिनेशन पे आ जा रहे हैं हम। अभी रिंग की जगह हम बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। इस बॉडी का भी अपना कुछ मास होगा, इसका भी अपना कुछ मास होगा, सपोज इसका एम ए, इसका एम बी, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी सपोज वी ए, इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी सपोज वी बी, राइट। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है, ये जो बॉडी है ए और ये जो बॉडी है बी, ये आपस में ही अपने मोमेंटम को एक्सचेंज कर सकती है, कम ज़्यादा कर सकती है, बट इनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। जितना पहले था उतना ही बाद में होगा, वो चेंज नहीं होगा। एंड दिस इज ऑल, ये जो आपकी डेफिनेशन है बस यही चीज़ बोल रही है, और यही चीज़ आपको समझनी है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। क्या होता है कि अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने में खुश है, राइट, मतलब कि कोई थर्ड पार्टी उसको डिस्टर्ब नहीं करने वाली है, ऐसा कोई भी सिस्टम जो है, अगर उसके ऊपर बाहरी कोई फोर्स ना लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो वो सिस्टम जो है, उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और यही चीज हमें बताता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एग्जाम्पल के लिए अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं एक। तो एक अच्छे से एग्जाम्पल के लिए आप सभी ने अपने घर में कैरम बोर्ड खेला होगा, राइट। तो ये कुछ एक स्क्वायर टाइप चीज होती है, मतलब एक प्ले के लिए होता है, राइट। सबने कैरम खेला होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चार होल होते हैं, और इधर कुछ बाउंड्रीज बनी हुई होती हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स इस तरीके से होते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉइन्स रखे होंगे, अलग अलग कलर्स के होते हैं कॉइन्स, ठीक है। और यहाँ पे होगा आपका एक स्ट्राइकर, ठीक है। अब क्या है कि स्ट्राइकर स्ट्राइक करेगा, ठीक है, स्ट्राइकर स्ट्राइक करेगा किसी भी कॉइन पे, और सपोज इसको मैं एम कर रही हूँ और मैं इसको स्ट्राइक करने वाली हूँ, गॉट इट। तो मैं अगर इसको स्ट्राइक कर रही हूँ,
तो यहाँ से मैं एक फोर्स अप्लाई करूँगी। ठीक है, इस फोर्स की वजह से ये जो स्ट्राइकर है ये मूव करेगा, यहाँ तक मूव करेगा। ठीक है, जैसे ही ये मूव करेगा तो इसको कोई कुछ इनिशियल स्पीड इसकी होगी, राइट। तो चूंकि एक स्ट्राइकर है तो मैं इसकी स्पीड को बोल देती हूँ कि वीएस इसकी स्पीड होगी, और कुछ तो इसका मास भी होगा, सपोज एमएस इसका मास है। हम इस कॉइन की बात कर रहे हैं तो इस कॉइन का भी कुछ ना कुछ मास होगा, सपोज एम सी है क्योंकि कॉइन है ना। ऐसे ही इसके बीच कुछ वेलोसिटी अभी तो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट में है तो वेलोसिटी हमने ज़ीरो रख ली। ठीक है, बट जैसे ही ये स्ट्राइकर इसको स्ट्राइक करेगा तो ये कुछ ना कुछ मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से ये जो कॉइन है ये आगे की तरफ मूव करेगा। हो सकता है थोड़ा पीछे भी हो, थोड़ा आगे भी हो, राइट, डिपेंडिंग की कितनी स्पीड से मैं इस स्ट्राइकर को स्ट्राइक कर रही हूँ। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है। और ये क्या बता रहा है हमें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बता रहा है। इस केस में क्या होता है कि जो हमारा टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, अब सपोज इन इसको इस सिस्टम से, ये जो कैरम बोर्ड है दिस इज सिस्टम, इस सिस्टम से हम इसको जरा बाहर ला के बात करते हैं। तो मेरे पास ये एक स्ट्राइकर है। ठीक है, ओके, तो मेरे पास एक स्ट्राइकर है जिसको मैं एस बोल दे रही हूँ। और मेरे पास ये एक कॉइन है जो कि छोटा है, स्ट्राइकर थोड़ा बड़ा होता है, इसका मास भी ज़्यादा होता है। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका मास एम एस है और इसका मास एम सी है। और हम ऐसी कंडीशन मान लेते हैं कि एम एस जो है वो ज़्यादा है एम सी से। ठीक है, इनिशियली जब हम इसकी स्पीड दे रहे हैं तो यू तो मैं कुछ ना कुछ इसको दे रही हूँ, मतलब इनिशियली मैं इसको फोर्स लगा रही हूँ, स्ट्राइक कर रही हूँ, तो कुछ तो इसकी इनिशियल स्पीड होगी। और अगर हम बात करें कॉइन की तो इनिशियली जो कॉइन है वो रेस्ट पे है, यू सी यूएस, यूएस सपोज यू है। ठीक है, अब जैसे ही ये दोनों स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो क्या होगा, मास तो सेम रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इनकी वेलोसिटी चेंज होएगी। कुछ ना कुछ स्ट्राइक करने के बाद में क्या होगा, ये इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी देगा जिसकी वजह से ये आगे बढ़ेगा। हो सकता है स्ट्राइकर पीछे हट जाए। ठीक है, अगर स्ट्राइकर पीछे होता है तो मैं क्या बोल देती हूँ कि इसकी स्पीड जो होगी अब वो नेगेटिव में होगी। और अगर जो स्ट्राइकर कॉइन है वो आगे बढ़ जा रहा है तो उसकी स्पीड को हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव में कह दे रहे हैं। अब फाइनली क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होने की यहाँ पे बात हो रही है, और मोमेंटम क्या मतलब, p, p इज इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, तो जो मोमेंटम है बिफोर कोलाइजन और आफ्टर कोलाइजन क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, न्यूटन के कुछ लॉज लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं मान लेती हूँ कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और इस बॉडी की जो इनिशियल स्पीड है सपोज यू ए है। ठीक है, मैंने इसको ए मान लिया। इसका मास कितना है, एम ए है। और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बी है, और इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो यू बी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, ये दोनों किसी स्पीड से दोनों आगे बढ़ रहे हैं, और चूंकि इसकी स्पीड में ज़्यादा मान लेती हूँ तो ये दोनों स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे। जैसे ये कोलाइड कर रहे हैं तो कोलाइड करने पे क्या हो जा रहा है, ये दोनों ने कोलाइड किया, तो कोलाइड करके एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अब देखो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो फोर्स होगा ये इक्वल और अपोजिट फोर्स होगा, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें बता दे रहा है। ठीक है, ये चूंकि ए है ये बी है। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो बी पे फोर्स लग रहा है ए की वजह से, और यहाँ पे ए पे फोर्स लग रहा है बी की वजह से। ठीक है, दिस इज एम ए एंड दिस इज एम बी, दिस द सेकेंड। नाउ अब क्या होगा, जब दोनों कोलाइड कर दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को धक्का मार दे रहे हैं, तो सपोज इस केस में आपके ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, और दोनों अलग होके किस इस स्पीड में जाने लगे कि एम ए क्या था, ज़्यादा था, दोनों ने कोलाइड तो किया लेकिन चूंकि इसका मास ज़्यादा था तो दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो दिस इज एम ए एंड दिस इज एम बी। ये जो वेलोसिटी हो गई ये हो गई वी ए, और ये जो वेलोसिटी हो गई है वी बी। ठीक है, इनिशियल यू ए और यू बी थी। ऑलराइट, तो अब हम लेते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, डिराइव करते हैं कि कैसे आएगा। अब देखिए थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ है, कहता है कि दो बॉडी एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगी। तो अगर एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रही है तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ,
थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, एफ बी ए यानी कि जो फोर्स बी पे लग रहा है ए की वजह से शुड बी इक्वल टू एफ ए बी यानी कि जो फोर्स ए पे लग रहा है बी की वजह से, ये दोनों इक्वल होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट के लिए मैंने नेगेटिव का साइन लगाया है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है, सेकेंड लॉ में बताता है कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है, dp बाई dt, राइट। अब अगर मैं थर्ड लॉ में एफ बी ए की जगह और एफ ए बी की जगह ये रख दूं तो क्या होगा। अब देखिए एफ बी ए तो किस पे फोर्स लग रहा है, बी पे फोर्स लग रहा है, तो इस केस में मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ डेल्टा पी बी यानी कि बी का मोमेंटम चेंज हो रहा है और डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस अगेन इधर डेल्टा ए, सॉरी पी ए यानी कि अब पी ए पे लग रहा है, ए का मोमेंटम चेंज हो रहा है और ये हो गया आपका डेल्टा टी। तो देखिए डेल्टा टी से तो मैं डेल्टा टी को कट कर सकती हूँ, नो इश्यू। अब मेरे पास क्या चीज आ गई, पी मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, राइट। तो अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रख सकती हूँ, मुझे पता है कि p की वैल्यू क्या होती है एम वी। तो अगर मैं b की बात कर रही हूँ तो क्या हो जाएगी, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो होता है ना जब हम किसी चीज का चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल रखते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे बात करते हैं, नेगेटिव का साइन रख देंगे, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। अब हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव के साइन को हटा सकते हो और इन्हें रिसेंबल कर सकते हैं, यानी कि जितना भी मेरा फाइनल वाला है वो मैं एक साइड ला सकती हूँ और जितने भी मेरे इनिशियल वाले हैं वो मैं एक साइड ला सकती हूँ। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ गया एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी माइनस एम ए वी ए प्लस एम ए यू ए। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है, मुझे बताना है कि फाइनल मोमेंटम जो होगा वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं फाइनल वालों को एक साथ ले आती हूँ, तो मेरे पास आ गया एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अब यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एम ए, यस, एम ए यू ए plus mbub. So this is the final and this one is the initial momentum, and here we prove that final momentum of a system is equals to is equal to initial momentum of the system. So this is conservation of linear momentum. तो मैंने समझाने की कोशिश तो की है आपको एंड आई होप आपको समझ भी आया होगा, डेरिवेशन भी और एग्जाम्पल भी। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम अगर है और अगर उस पे कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रही है तो बिफोर एंड आफ्टर उसका जो फाइनल, उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, मतलब सेम रहेगा, जितना पहले था मोमेंटम उतना ही रहने वाला है। अंदर भले ही आप कुछ भी एक्सचेंज कर दे रहे हैं बट वो सेम रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा लीनियर, आई मीन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। एंड आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कमेंट के थ्रू ही है। आप मुझसे कुछ पूछेंगे, मैं आपको कुछ बताऊंगी, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो ज़रूर 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 लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।